ठीक है, तो ना अपन बात कर रहे थे कि भाई एसिड हाइड्रोलिसिस में कैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे, वो लिखा अपन ने। अब मैं बी पार्ट लिख रहा था, बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, तो इसको अपन कहेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, बेसिक हाइड्रोलिसिस के लिए। अब बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा ना, जैसे पहले क्या होता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस में अपन इसको रिएक्ट करेंगे बेस के साथ। बेस कैन बी NaOH, इट कैन बी KOH, इट कैन बी एनी बेस। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि मतलब कौन सा बेस होगा, अपनी मर्जी, अपन कोई भी बेस ले सकते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस में। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस में व्हाट विल हैपन, इसको रिएक्ट करेंगे अपन NaOH के साथ। मतलब अब इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ये और एक ये। तो दो मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इसका रेट। तो अपन क्या करेंगे भाई, बेस अब इस पे तो अटैक कर नहीं सकता, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बेस तो इसी पे अटैक कर सकता है। अपन क्या करेंगे, OH नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस एंड इट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड लाइक दिस। और डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना, ये भी सिग्मा था, ये भी सिग्मा था, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है। तो अगर किसी एटम को कोई दूसरा एटम हिट करेगा तो वो पहले वही बॉन्ड को ब्रेक करेगा जो वीकेस्ट होगा, जो इजीली ब्रेक होगा। उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कब चाहिए, तो उसने उस पर अटैक किया। अटैक करेगा तो SN2TH रिएक्शन हो गया। यही तो पढ़ाया था आपने, SN2TH रिएक्शन। क्या बनेगा अपने पास, ठीक है ना, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं अपन, और यही इसका, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करे सबस्ट्रेट पे, दैट विल बी अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अभी इसके पहले लिखा अपन ने, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी गॉट दैट SN2TH रिएक्शन। मेरे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा क्योंकि वो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। ये तो OR डैश था ना, इधर OH बना ना मेरे पास, तो ये बन गया मेरे पास। अब क्या होगा, तो अपन कहेंगे ये न्यूट्रलाइज तो हुआ नहीं, कि कोई बॉन्ड थोड़ी बना। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये शिफ्ट होगा वापस SN2TH रिएक्शन में जैसे होता है। अगर ये लीव किया तो इक्विलिब्रियम आ गया, और अगर ये लीव किया तो वी गॉट द हाइड्रोलिसिस। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना, द प्रोडक्ट इज लाइक दिस। हम कहेंगे RC डबल बॉन्ड OH प्लस OR नेगेटिव बना अपने पास, और Na पॉजिटिव। अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे भाई ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, वहां पर बेसिक मीडियम में कभी एसिड प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे अपन। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इस प्रोटॉन को उसको दे दो, आप Na तो लिख सकते हो ना, एसिड को सॉल्ट के फॉर्म में तो लिख सकते हो ना, और इसको मैं ROH लिख देता हूं। भाई उसको क्यों नहीं लिख रहा फिर OH को सॉल्ट के फॉर्म में, क्योंकि वो अल्कोहल है, और अल्कोहल आपने बताया था लास्ट क्लास में कि वो NaOH KOH या बेस से रिएक्ट नहीं करता। दिस इज बेसिक हाइड्रोलिसिस। अब अपन क्या कहेंगे, अच्छा ये बेसिक हाइड्रोलिसिस है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अच्छा मेरे पास ऐसे गिवन है एक एग्जांपल, मैंने आपसे कहा मेरे पास गिवन है CH3C डबल बॉन्ड OET, इसको मैंने रिएक्ट करवाया KOH के साथ, एक्वस है H2O KOH के साथ, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। और फिर मैंने कहा कि भाई एक एग्जांपल मेरे पास, दूसरा एग्जांपल ऐसे है, और दूसरे एग्जांपल में मुझे गिवन था दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH OET, लेकिन मैंने इस बार इसको रिएक्ट करवाया H प्लस आइन और H2SO4 के साथ। H प्लस आइन दैट इज H2SO4 से आएगा और H2O के साथ। तो बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अपन कहेंगे दोनों ही हाइड्रोलिसिस बताया आपने, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आपको प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन इस बार अब मैं ऐसे करने वाला हूं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये तो नहीं है ना ऑप्शन 18, ये तो ऑप्शन 16 है ना, तो ठीक है, हो गया हमारा काम। हम कहेंगे भाई इसमें ये प्रोडक्ट बना,
और इसमें ये प्रोडक्ट बना। भाई इसमें ऑक्सीजन 18 था, अपन ने इस पे अटैक करवाया, कार्बोकेटाइन बनाऊंगा ऐसे, राइट। H+ साइन को अटैक करवाऊंगा, कार्बोकेटाइन बने, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको ब्रेक करूंगा, क्योंकि ये कोई बेंजाइलिक क्या है 3 डिग्री थोड़ी है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन 18 उसमें जाएगा। और इसमें अपन कहेंगे भाई OH अटैक करेगा तो ये लीव करेगा, तो इसमें भी ऑक्सीजन 18 उसमें ही जाएगा। तो अपन कहते हैं अगर ये वाला ET की जगह बेंजाइलिक या 3 डिग्री होता तो अपन कहते हैं फिर इधर से ऐसे ब्रेक करते, क्योंकि फिर कार्बोकेटाइन बनाता, उस केस में चेंज हो जाता फिर, क्योंकि अगर ये R डैश बेंजाइलिक या एलाइलिक होगा तो एसिडिक मीडियम में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, अभी अपन ने पढ़ा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन 18 इधर चला जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन 18 लिख रहे हो। तो अपन से इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। गॉट माय पॉइंट ना? तो अब ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को Na से रिप्लेस कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने नहीं किया रिप्लेस, मैंने तो ऐसे लिखा था, पहले, ये लो। लेकिन अपन को एक बात पता है ना, ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस एक ही रिएक्शन में रखोगे कैसे? न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने उसको एसिड बेस जैसे रिएक्ट करवा के इसका सॉल्ट बना दिया, उसको अल्कोहल बना दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो RO नेगेटिव है, RO नेगेटिव इज एल्कोक्साइड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH से ज्यादा बेसिक होगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट था। अब अपन दूसरे हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था एस्टर में बस यही एक पार्ट है जो अपन को एस्टर में पूछ सकते हैं, और एस्टर के अलावा बाकी किसी का हाइड्रोलिसिस में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें अपन को कोई और क्वेश्चन पूछ सके। तो दूसरा हाइड्रोलिसिस जो अपन को पढ़ना है वो होगा, राइट दैट अदर हाइड्रोलिसिस, other hydrolysis reactions. Other hydrolysis we will write that hydrolysis of cyanides. अपन कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड में मैं क्या कहूंगा, आपके पास कोई भी CN ग्रुप हो, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करो, कोई भी साइनाइड ग्रुप है आपके पास, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करो या बेसिक हाइड्रोलिसिस करो, अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट विल बी दिस। द प्रोडक्ट विल बी दिस। आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करो या बेसिक हाइड्रोलिसिस करो, द प्रोडक्ट विल बी दिस। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है इमाइड्स क्या होता है, तो अपन कहेंगे भाई इमाइड्स तो ऐसे होता है, मतलब नाइट्रोजन और कार्बन में डबल बॉन्ड। अब आपकी मर्जी, आप यहां R लिखो, H लिखो, जो मर्जी चाहे लिखो, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां पर 3 बॉन्ड ब्रेक किए हैं, और 3 बॉन्ड ब्रेक करके मैंने यहां पर क्या किया है, 3 H2 ऐड किए हैं। वो कैसे? अपन कहेंगे एक OH इधर, एक H इधर, हाइड्रोलिसिस, एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल में एक OH इधर, एक H इधर, एक और वाटर मॉलिक्यूल से एक OH इधर, एक H इधर। मैंने यहां पर नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन से अमोनिया बना लिया, और एक ही कार्बन एटम के पास 3 OH आए थे, 3 बॉन्ड्स थे, जितने बॉन्ड्स उतना एडिशन ऑफ OH कार्बन पे। मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बचा COOH। मैकेनिज्म जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज अपन को यह आना चाहिए जितने बॉन्ड्स उतने H और OH, OH एंड H, OH एंड H। तो यहां पर क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें भी एसिड हाइड्रोलिसिस करो या बेस हाइड्रोलिसिस करो।
प्रोडक्ट अपने पास यही बनने वाला है, आर सी, इधर आर, इधर 2 OH और इधर NHR, ठीक है, NH, एक H, 2 H है, सो NH2R मतलब 1 डिग्री अमाइंस, और इससे वाटर हटाओगे तो यू नो दैट कीटोन्स बना आपके पास, ये कीटोन एंड 1 प्राइमरी अमाइंस। यहां अमोनिया बना था, इधर आर एन पे एल्काइल ग्रुप, इधर ट्रिपल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, कीटोन्स बनेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 OH, और 3 OH होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो अपन को पहले से पता है। अगर अपन हाइड्रोलिसिस ऐसे करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर्स, तो एसिड के प्रेजेंस में ही हो सकता है ईथर का हाइड्रोलिसिस। आप ऐसे लिख सकते हो, ईथर विल बी लाइक दिस, इधर आपके पास ऑक्सीजन, आप ऐसे लिख सकते हो। वाटर ऐड करना होता है ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, 2 अल्कोहल बनेंगे। अगर 2 अल्कोहल बनेंगे तो उसमें उस तरफ लिखते हैं, आप ऐसे कर देते तब भी 2 अल्कोहल बनते हैं, ऐसे करते तो इधर OH, मतलब जिस तरफ पहले से ऑक्सीजन था वहां हाइड्रोजन ऐड कर दिया। भाई आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है। जिस तरफ ऑक्सीजन है उधर हाइड्रोजन ऐड कर दो, जिस तरफ ऑक्सीजन है उधर हाइड्रोजन ऐड कर लो, दूसरी तरफ OH ऐड कर दो, बनने तो 2 ही अल्कोहल है। दोनों ही केस में अपन को क्या मिलेगा, ROH प्लस R-OH, 2 अल्कोहल मिलेंगे मुझे, ये ईथर का हाइड्रोलिसिस। लेकिन ईथर के हाइड्रोलिसिस में फिर अपने पास वही कंडीशन आएगा, क्योंकि आपने कहा ना इट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, पहले अपन एसिड लिखेंगे फिर वाटर लिखेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या कंडीशन आएगी, तो अपन कहेंगे देखो भाई मेरे पास क्या होगा, एक मैकेनिज्म वाला पार्ट लिखते हैं अपन, मेरे पास ROR- है, एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम क्या लिखेंगे अपन, अपन कहेंगे भाई एसिडिक मीडियम में एक लोन पेयर से बॉन्ड बना लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो आपने एस्टर में भी बताया था ऐसे बना के। अब जो एस्टर में कंडीशन था ना वो इसमें भी लगेगा। भाई आपने कहा ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मुझे अगर इसका मैकेनिज्म पूछना है तो ऐसे थोड़ी पूछूंगा इसी, मैं तो ऐसे पूछ लूंगा। वाटर में ऑक्सीजन 18 है, बताओ वाटर का ऑक्सीजन किस पे जाएगा, R- पे जाएगा, वाटर का ऑक्सीजन R पे जाएगा या R- पे जाएगा, ये बताओ। तो कैसे बताएंगे भाई, वाटर है, अगर आपने यहां ऑक्सीजन 18 लिखा तो मैं यहां भी 18 लिख सकता हूं, यहां भी 18 लिख सकता हूं। अब R और R- अलग अलग एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं, सेम भी मान सकते हैं, अपन तो अलग मान के चलते हैं भाई, सेम होगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमारा फायदा ही है। अगर R और R- दोनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप है तो अपन क्या बोलेंगे, अपन कहेंगे अब इसमें वही कंडीशन अप्लाई होगा जो अपन ने एस्टर में किया था, कि भाई अगर R- या R दोनों में से कोई जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, अपन कहेंगे अगर इन दोनों में से कोई 3 डिग्री या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बना सकता है तो फिर वही बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इफ R और R- कैन फॉर्म 3 डिग्री और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, then the alkyl, then the reaction take place via formation of carbocation,
take place via formation of carbocation ठीक है भाई, अज्यूम कर लेते हैं पर कि फिर अपन कार्बोकेटाइन जैसे इधर अटैक किया, अब दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल बना रहा होगा उसका पॉजिटिव चार्ज बना उसका कार्बोकेटाइन बना दिया और उस पे फिर वाटर से OH रख दिया उस कार्बोकेटाइन में। भाई एक तो बन ही जाएगा ना अल्कोहल, अगर ऐसे ब्रेक हुआ तो ये तो अल्कोहल बन ही गया, इसका कार्बोकेटाइन बना तो उस पे OH वाटर से डाल दिया। ठीक है, हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन चेक करना है। ईथर्स में इट विल बी लाइक दिस। अब ईथर्स में होता क्या है ईथर्स में हाइड्रोलिसिस में अभी अपन को ऐसे नहीं मिलने वाला। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि अभी मैं इसकी बिल्कुल बात नहीं करने वाला 18 वाले की। ठीक है, तो अपन कहेंगे अगर 18 की बात नहीं करोगे तो बड़ा फायदा है फिर तो हमारे लिए। फिर क्या है उसमें, यहां से ब्रेक करो तब भी 2 अल्कोहल बनने हैं, यहां से ब्रेक करो तब भी 2 अल्कोहल बनने हैं, 2 अल्कोहल बनने, फिर क्या बचा उसमें। हमें यह पता चल गया कि ईथर के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बनते हैं। अभी अपन बिल्कुल इतना ही पढ़ेंगे कि ईथर के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल्स बनेंगे। चलो देखते हैं। और मान लो मेरे पास ऐसे ईथर के बने, एक और मैकेनिज्म के बाद अपन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 में अपन लिखते हैं मेरे पास एक ईथर ऐसे गिवन है CH3 CH2O CH2O CH2 CH2 CH3 एंड CH3 ऐसे CH ऐसे और मुझसे कहा गया आप इसका हाइड्रोलिसिस लिखो एसिडिक मीडियम में। भाई अगर हाइड्रोलिसिस लिखा है और मीडियम मेंशन नहीं तो हमेशा एसिडिक एसिड करना। अगर क्वेश्चन में अपन को लिखा है कि आपको हाइड्रोलिसिस करना है और ये मेंशन नहीं है कि कैसे करना है तो अपन उसी से करेंगे। राइट, तो अपन यहां पर अभी कार्बोकेटाइन के बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो कहेंगे भाई अगर ऐसा हुआ तो कार्बोकेटाइन के थ्रू, क्योंकि इसमें मेरे पास एक ORM3 का वर्ड यूज होगा इसलिए मैं उसको चुप हो गया, इसको ORM3 में बताऊंगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने बार बार वो 18 हटा दिया, हटा दो उसे। जिस कंसेप्ट को अपन ने अच्छे से नहीं समझा क्यों उसको यूज करना, रुकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आएगा ना ORM3 में अपन को पढ़ना है इसका हाइड्रोलिसिस। तो अभी वो पढ़ लेते हैं जो हाइड्रोलिसिस में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने 18 हटाया। किस तरफ कौन सा बॉन्ड जाएगा वो ORM3 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया और वो काफी इजी कंसेप्ट है। इसमें अभी पढ़ेंगे तो अपन दिमाग में रहेगा यार ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ORM3 के बाद पढ़ेंगे, हो गया हमारा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप शुरू रहो। तो अपन उसको बिल्कुल अपन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनाएंगे अगर पॉजिटिव है यहाँ पर, नो डाउट। अगर ऐसा कोई कार्बोकेटाइन बना, लेकिन अपन रुकते हैं उस कंसेप्ट को। अपन अभी ये वाला सीखते हैं कि ईथर गिवन है, बस किसी भी तरफ से लिखो, जिस तरफ ऑक्सीजन है उधर H लिख दो और जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है उधर OH लिख दो। अच्छा ऐसे करना है, फिर तो बड़ा इजी है, ये लो कर दिया। इसमें लाइन बनाई, इधर H क्योंकि O था, इधर O नहीं था तो OH लिख दिया। आपने यही तो कहा, आपने कहा, फिर से लिखता हूं मैं कि इधर ऑक्सीजन था, ये बॉन्ड बना हुआ है। आपने कहा कि भाई जिस तरफ ऑक्सीजन है उधर H लिख देना और जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है उधर OH लिख देना, हो गया। तो बड़ा इजी है, उधर कर देते। बताओ कैसे करें, इधर से ब्रेक कर दें अपन, कहीं कर दो, इधर OH है इधर H है, क्यों, जहां ऑक्सीजन पहले से वहां सिर्फ हाइड्रोजन लिखो। हाइड्रोलिसिस में तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बना, चलो प्रोडक्ट देखते हैं। CH3 CH2 एक बन गया OH, इधर वाला पार्ट। अब बीच वाले पार्ट को लिखते हैं। बीच वाले पार्ट में तो एक CH2 है, एक OH और 2 OH। अच्छा एक ही CH2 है और उस पर 2 OH है। अभी 2 OH है तो अपन कहेंगे वाटर हटाओ ना इससे, तो CH2OH O बचेगा, दैट विल बी अ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्यों, OH बचेगा तो इधर से अपन हटाएंगे भाई वाटर, ये हट गया वाटर, ये लो हट गया, तो CH2O बचा। अब CH2O तो ऐसे लिखेंगे अपन, दैट इज CH2OH।
हाँ, तो आप अभी थोड़ी देर पहले बता भी तो रहे थे, अगर एक ही कार्बन एटम के पास 2 OH हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप बना देंगे, मतलब एल्डिहाइड कीटोन, और अगर 3 OH ग्रुप हैं तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो इधर 2 OH थे, हमने एल्डिहाइड बना दिया, प्लस इधर क्या था, एक CH3, एक CH3, CH3 और एक ही OH है उधर, और वो भी उस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, जो ऑक्सीजन से अटैच था। ये लो भाई अपना प्रोडक्ट बन गया। मैं थोड़ा प्रोडक्ट इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया, इधर CH3 है और इससे एक और CH3 अटैच्ड है, मतलब मैंने वहां पर जो प्रोडक्ट लिखा, ये CH3, ये CH और ये CH3 और इस CH से अपन ने OH लगा दिया, दैट इज द प्रोडक्ट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब है जो कार्बन एटम दोनों तरफ से ऑक्सीजन से अटैच होगा उस पे एक से ज्यादा OH आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। तो फिर वो एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाएगा। हाँ बिल्कुल बनाएगा। तो चलो अच्छा ऐसे करते हैं, अपन दूसरे एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास हाइड्रोलिसिस के लिए एक ऐसे कंपाउंड है, ऐसे करते हैं। तो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, और एक अपन लिख लेते हैं PHO CH2CH3, एक ऐसे कर लेते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है। और बस इससे ज्यादा अपन से बाकी ऐसे को नहीं पूछने वाले, बट एक और लिख लेते हैं अपन कि मेरे पास अगर मान लो ऐसे के बने CH2 डबल बॉन्ड CHO C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, और फिर मैं इसका भी हाइड्रोलिसिस करूंगा। चलो हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब बिल्कुल वही कंसेप्ट, अभी अपन ने वाटर में कोई 18 वाला पार्ट नहीं लिख रहे अपन, वो अपन मैकेनिज्म ORN3 में पढ़ेंगे। क्या करेंगे अपन, ठीक है भाई, इधर ऐसे कर देता, तो इधर H इधर OH इस कार्बन से, इधर भी ब्रेक कर देता हूं, तो इधर H इधर OH इस कार्बन से, चलो इसको भी ब्रेक करता हूं, इधर H इधर OH इस कार्बन से, इधर H और इधर OH इस कार्बन से, चलो प्रोडक्ट बनाते हैं। इधर मेरे पास 2 कार्बन थे, इससे एक OH बना, इससे एक OH बना, मतलब मैंने इस वाले पार्ट को लिख दिया। मेरे पास बीच में एक कार्बन था, इससे एक OH अटैच्ड है, इससे भी एक OH अटैच्ड है, दोनों कार्बन है, इधर भी OH है, इधर भी OH है। अब अपन को ये समझ में आ रहा है अपन को क्या करना है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऑब्वियसली इससे भी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेकिन इधर से वाटर हटाऊंगा तो CHO बनेगा, मतलब मैं यहां पर ऐसे बनाने वाला हूं, ये एक वाटर हटा दो और अपन कहेंगे ये एक वाटर हटा दो, क्या बना अपने पास, तो अपन कहेंगे ये CHO और CHO ऐसे बन जाएगा, 2 एल्डिहाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड बनेंगे ना अपन, ऐसे बनाएंगे ना, HC डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और H, ये बना प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन एटम के पास 2 OH होंगे तो मैं वाटर हटाऊंगा वहां से और C डबल बॉन्ड O बनेगा। समझ में आया। अब आपकी मर्जी, मतलब मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, ऐसे ब्रेक करूंगा, करो, ये लो, ये कब कहा मैंने कि अपन वहां से नहीं कर सकते, आपकी मर्जी, आप जिस तरफ से चाहे ब्रेक करें। अब अपन कहेंगे इसमें भाई ये प्रोडक्ट बना और एक इस तरफ भी बना है, इस तरफ बना तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ही है, HO बना, ये लो भाई ये बना, तो 3 प्रोडक्ट बने, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, ये 3 प्रोडक्ट बन गए। अब इसके हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। इसमें ना अपन को हाइड्रोलिसिस इसी बॉन्ड से ब्रेक करना होगा, उधर वाले से ब्रेक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो अपन कहेंगे देखो भाई, बेंजीन रिंग से जो भी वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, अगर वेरी फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है तो फिर ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। सो बेंजीन रिंग से ऐसा कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर है उसको अपन ब्रेक नहीं करेंगे, अपन ने हेलोजन्स ब्रेक नहीं किए, जबकि उनका माइनस आई ज्यादा होता है मीसोमेरिक से। हेलोजन ब्रेक नहीं किया ना अपन ने लिखा ना, लो रिएक्टिव एराइल हैलाइड एंड विनाइल एंड एलाइल हैलाइड्स,
लिखा ना मैंने, लो रिएक्टिव, दैट इज लो रिएक्टिव एराइल हैलाइड्स एंड दैट इज विनाइल हैलाइड्स, वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई भी बॉन्ड, जो ऐसा कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर है और वो अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो अपन वो कार्बन और उस एटम का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो अपन इस तरह वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो प्रोडक्ट वही बनाएंगे जो आप मतलब बता रहे थे। ये लो भाई, उधर से ब्रेक करते तो उसको OH दे देता, इधर H लिख लेता, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी अपन को ये ध्यान रखना है कि भाई ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, PHOH प्लस HOCH2CH3, ये हाइड्रोलाइसिस है। अब अपन कहेंगे इसमें, तो कहेंगे इसमें ब्रेक कर दो भाई, उसमें तो दोनों तरफ ही ऐसे, किसी तरफ भी ऐसे ब्रेक कर लो, इसमें तो इधर OH लिखते हैं, इधर H लिखते हैं, तो इधर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CHOH प्लस ये बनेगा HOCH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो अपन कहेंगे इसके हाइड्रोलिसिस के बाद, ये जो कंपाउंड लिखा ना है, इसके हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बने हैं, वो दोनों प्रोडक्ट आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। वो क्यों? बिकॉज दे आर इनॉल्स। अपन क्या करेंगे, उनको कीटो में कन्वर्ट करेंगे। इसका कीटो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो ये इनॉल था, ये कीटो फॉर्म है उसका, वो भी इनॉल है, और उसका कीटो फॉर्म क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा उसका कीटो फॉर्म। मतलब तो प्रोडक्ट में क्या बताना है, ये बताना है या ये बताना है? ऑब्वियस सी बात है, ये बताना है, पढ़ाते हैं अपने क्लास में। कंपाउंड में जब एक ही कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो उसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल फॉर्म से, इन एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो ये तुमने पढ़ा, ठीक है। दिस इज अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट इज ईथर्स। ईथर्स का ये हाइड्रोलिसिस अपन को आना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे अपन, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, राइट। मैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊंगा। अब ध्यान रखना है एक बात को, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, इट डजंट मैटर एसिड हाइड्रोलिसिस है या बेस हाइड्रोलिसिस है। मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा कभी ना कभी, अभी मतलब बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं पढ़ते हैं। वैसे अपन ने काफी कुछ वैसे तो देख लिया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड है, तो जितने बॉन्ड है उतना ही H और OH ऐड होगा, तो इससे CHO बनेगा प्लस NH3 बनेगा, इधर भी NH3 बना था। लेकिन अगर मान लो मेरे पास आइसोसाइनाइड है, ऐसे मान लो, ऐसे जैसे ये था तो अपन ने ये लिख लिया, ये था तो अपन ने ये लिख दिया, और अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो फिर तो अपन कहेंगे जैसे आपने यहां लिखा OH और H 3 टाइम्स, तो इस पे 3 OH थे, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, तो इधर भी लिखो H एंड OH 3 टाइम्स, कार्बन की तरफ ही OH ऐड होगा। अगर कार्बन की तरफ ही OH ऐड होगा तो अपन क्या करेंगे, RNH2 प्लस HC डबल बॉन्ड OOH बनेगा, मतलब फॉर्मिक एसिड बन रहा है। आइसोसाइनाइड में फॉर्मिक एसिड बनेगा, बाकी में बड़े वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, तो चलो देखते हैं भाई। So I'm going to write that इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में वाटर का एडिशन तो नहीं होता, तो हाइड्रोलिसिस फिर कैसे होगा, फिर तो हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं। भाई एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होगा ना, देखो मेरे पास मान लेते हैं अपन कीटोन है,
एसिड। अब इसमें वाटर का एडिशन करते हैं एसिड के प्रेजेंस में। आप एसिड अटैक करवाओगे तो मैं ऐसे बना लूंगा, अब एसिड अटैक करोगे तो ऐसे बन जाएगा। अब इसमें वाटर का एडिशन करते हैं अपन, ठीक है, अपन वाटर का एडिशन करते हैं इसमें। अब वाटर का एडिशन करोगे तो ये यहां अटैक करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आई गेट लाइक दिस। ऐसे जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना पाएगा, जैसे जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा वैसे वैसे ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा। बना दिया भाई, ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, तो इस पे 2 लोन पेयर आ गए, पहले एक ही बचा हुआ था ना, एक तो पॉजिटिव चार्ज था, और इसमें वाटर ऐड हो गया। वाटर ऐड होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैं इसको एक प्रोटॉन हटा दूंगा, एक प्रोटॉन हटाऊंगा तो व्हाट आई गॉट, अपन कहेंगे लो भाई मेरे पास ये बन गया। आप क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये तो बनता ही नहीं, एक ही कार्बन पे 2 OH, ये तो बहुत अनस्टेबल होता है। तो फिर ये कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। हमने तो हर बार यही किया कि जब एक ही कार्बन एटम के पास 2 OH है तो आप वाटर हटा दो और एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट लिख दो। इसको R लिख लेता हूं क्योंकि मैंने सभी जगह R लिखा हूं, इसलिए वाटर एडिशन एल्डिहाइड कीटोन्स में नहीं होता, राइट। तो फिर आपने ऐसे हाइड्रोलिसिस क्यों लिखा, तो अपन हाइड्रोलिसिस की जगह क्या लिख देते हैं, एल्कोहोलाइसिस। क्या लिखेंगे अपन, एल्कोहोलाइसिस। अच्छा, तो एल्कोहोलाइसिस मतलब वाटर की जगह आप अल्कोहल ऐड करने वाले हो, बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, इधर वाटर की जगह ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे तो अपन कहेंगे फिर ऐसे हो जाएगा भाई, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा तो एक OR बन जाएगा। हाँ, तो ये थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है क्योंकि OR का लीविंग एबिलिटी कम होता है, राइट। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, एल्कोहोलाइसिस लिख देते हैं, तो एडिशन ऑफ एल्कोहल्स लिखते हैं, एल्कोहोलाइसिस। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एडिशन ऑफ एल्कोहल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये पढ़ेंगे। सो ये एक एडिशन रिएक्शन भी है जो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में अपन को पढ़ना होता है, अपन उसकी बात नहीं करेंगे और यहां पर पूरा मैकेनिज्म लिखते हैं। अब देखो, एल्डिहाइड कीटोन्स में सिंस एक ही कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच करने हैं मुझे, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि उस रिएक्शन में कहीं वाटर दिखे। अगर वाटर दिखा तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्योंकि अपन एसिड यूज करने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है आप अल्कोहल को ऐड करो, लेकिन एसिडिक मीडियम के लिए आप ड्राई HCl को लेके रखो। ड्राई HCl में वाटर नहीं होगा ना, गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। तो अपन ऐसे करते हैं, पहले मैं एल्डिहाइड ले लेता हूं, मैंने यहां पर एल्डिहाइड ले लिया, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ड्राई HCl लिख देता हूं मैं, क्योंकि अपन को ड्राई HCl में ही करना होगा रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ना ड्राई HCl ऐड करेंगे। अपन कहेंगे ठीक है भाई आप ड्राई HCl ऐड कर दो, ये लो मैंने इसको HCl ऐड कर दिया, ऐसे लिख देता हूं, ये ड्राई HCl लिख दिया मैंने। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन को पता है रिएक्शन जब होगा आप एसिड ऐड करोगे तो H+ हमेशा कहां अटैक करेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज पे। तो अपन को तो पता है भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा, आप ऐसे रिएक्टेंट बनाओगे, ठीक है। एक लोन पेयर से मैंने बॉन्ड बनाया तो उससे एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को दिया, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या, तो अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज को हटाओ। कैसे हटाओ, प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, उसको हटा दो, ये लो हटा दिया प्रोटॉन, वापस बन गया। तो अच्छा, अपन कहेंगे रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में, मतलब एसिड मीडियम में ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा अपने पास। तो अपन कहेंगे Cl नहीं ऐड कर सकते इस पे, अपन कहेंगे नहीं, Cl इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप,
अच्छा लीविंग ग्रुप इजीली कहीं रिएक्ट नहीं करता, एंड द बेस्ट लीविंग ग्रुप कैन बी N2। इससे अच्छा कोई लीविंग ग्रुप नहीं हो सकता। व्हाट इज सो? एक तो इनर्ट गैस, एक तो गैस और फिर इनर्ट भी, N2 ना, हाईली स्टेबल, इससे ज्यादा कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो ही नहीं सकता। अदरवाइज व्हाट वी से दैट ना, एसिड ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, स्ट्रॉन्गर द एसिड बेटर द लिविंग ग्रुप। नहीं नहीं, नाइट्रोजन गैस भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इट इज इनर्ट गैस। अब नाइट्रोजन तो कहीं लीव भी कर सकता है भाई, बॉन्ड बॉन्ड बना सकता है, अपन नोबल गैसेस को नहीं लिख सकते ना, कहीं बॉन्ड थोड़ी बनाएंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अपन कहेंगे कोई बात नहीं। अब इसमें तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज था और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, ये अपन सबको पता है। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। व्हाट इज सो? बिकॉज ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इसलिए अपन कहते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन में एडिशन रिएक्शन इज मोर फेवर्ड बाय एसिड। व्हाट इज सो? क्योंकि जनरली इसमें क्या होने हैं, एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में, और एडिशन रिएक्शन अगर करने हैं तो एसिडिक मीडियम में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्शन विल बिकम फास्ट। ठीक है, अब अपन कहेंगे भाई इसमें ना, अब अपन रिएक्ट करवाने वाले अल्कोहल को। ठीक है, तो करवाओ, अल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल को अगर आप अटैक करोगे तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप लिख दूंगा। व्हाट इज सो? आपने बताया कि ये एडिशन रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, और अगर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करोगे तो सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में द स्टेप इन विच द न्यूक्लियोफाइल इज एडेड इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो इसमें आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हो, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ठीक है, इसको अपन अटैक करवाते हैं और इस बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा थोड़ी बॉन्ड ब्रेक बना सकता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, जैसे जैसे ये इससे बॉन्ड बना रहा होगा वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर एक लोन पेयर बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, ऑक्सीजन को, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो, और कार्बन को दे दिया तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन गया और एक मिल गया, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगेन देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, बट अल्कोहल अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर तो फिर इधर से प्रोटॉन और वो R ग्रुप, प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बिकॉज प्रोटॉन से अच्छा एसिड और क्या हो सकता है, इसलिए प्रोटॉन से अच्छा लिविंग एबिलिटी तो किसी का हो ही नहीं सकता। तभी तो अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में, अच्छा मेरे पास बेंजीन है, चलो इसमें डी पॉजिटिव भी डाल दो और एक्सेस लिख दो, मैं सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा डी से। व्हाट इज सो? हाइड्रोजन की लिविंग एबिलिटी डी से तो अच्छी होगी, H पॉजिटिव से अच्छा कोई लिविंग ग्रुप हो ही नहीं सकता। ठीक है, इधर से मैंने H पॉजिटिव हटा देना है, मैं R को ना ये R डैश ले लेता हूं ताकि अल्कोहल वाले को अपन R डैश लिख सकें। तो अपन कहेंगे भाई देखो मेरे पास ये बन गया, एक R, एक H, एक OR डैश और एक OH बन गया मेरे पास, ये बना मेरे पास। अब अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास अभी भी इसमें एसिड है, तो अपन कहेंगे एसिड है तो कोई बात नहीं, एसिड लिखो। अगर एसिड है तो ये एसिड फिर अटैक करेगा, तो ने क्या किया, इधर ट्राइक्सियल से रिएक्ट करवाया, राइट, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज एडेड। ठीक है, प्रोटॉन बीइंग द बेस्ट लिविंग ग्रुप, अपन ने प्रोटॉन को लीव करवाया, इट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। वो Cl नेगेटिव था ना अपने पास, Cl नेगेटिव से ये प्रोटॉन हटाया ना मैंने, तो HCl बन गया साइड पर। फिर अपन ने ड्राई HCl ऐड किया। अब अपन कहेंगे ड्राई HCl ऐड करेंगे तो अपन ऐसे लिख लेंगे, पॉजिटिव चार्ज।
अपन कहेंगे भाई इसके पास भी दो लोन पेयर थे, इसके पास भी दो लोन पेयर थे, बताओ इस पे ही क्यों अटैक किया, उस पे क्यों नहीं? तो अपन कहेंगे देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये लीव किया तो वाटर लीव करेगा, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखता तो इसको लीव करता तो अल्कोहल लीव करता। अगर इस पे एच लिखता तो यहां से मैं अल्कोहल को ब्रेक करवाता। अभी मैं इसको लीव करवाने वाला हूं, और जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसके लोन पेयर से। मैंने ये डिसाइड किया H प्लस आइन इन दोनों से रिएक्ट करेगा, बट दोनों में से किसी एक को लीव करवाना है मुझे। कौन इजीली लीव करेगा, वाटर या अल्कोहल? तो मैंने सोचा एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो लीव करेगा। वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा था अल्कोहल से, मैंने वाटर को ही लीव करवा दिया। अटैक्स ऑन OH because leaving ability of H2O greater than ROH. That was the reason. वो H2O का लीविंग एबिलिटी ज्यादा है ROH के लीविंग एबिलिटी, इसलिए मैंने उसको OH वाले पे अटैक करवाया। ठीक है, OH वाले पे अटैक करवाया। I got a स्टेबल कार्बोकेटाइन, व्हाइट इज सो इधर H है, इधर OR है, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, एडजेसेंट एटम के पास लोन बड़ी जल्दी बन जाएगा। बताओ इसको फिर एक और मोल अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा OR, फिर एक और OR ऐड हो जाएगा। भाई ये लोन पेयर देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन को हटा लेते हैं तो आई विल गेट लाइक दिस RCH OR और OR बना। अब इसके पास कोई OH नहीं है, इसलिए आगे रिएक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, ये वाटर लीव करेगा तो डाइल्यूट HCl थोड़ा सा बन गया, स्मॉल अमाउंट। ऐसे बन गया। अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई इतना सारा बताने की जरूरत क्या थी, आप सीधा सीधा बोल देते ना हमको, ये है डबल बॉन्ड है, इसमें दो अल्कोहल ऐड कर लेना, ये R डैश लिया था अपन, R डैश लिया था आपने वहां तक, ये भी R डैश सकते हैं। अपन कहेंगे दो अल्कोहल ऐड करने की जरूरत है, वाटर हटा दो, इसका एक मतलब अपन ऐसे कर लेते हैं, इसके दो हाइड्रोजन हो गए और इसका एक ऑक्सीजन, लो भाई हट गया, बन गया प्रोडक्ट। इतना सारा क्यों परेशान करने की जरूरत है, बन तो गया प्रोडक्ट। तो चलो देखते हैं क्या करना है। अपन क्या कहेंगे, एक तो ये जो बना ना, एक कार्बन से दो OR अटैच्ड हैं और एक R और एक H बनाया अपन ने एल्डिहाइड से, तो अपन इसको बोलते हैं एसेटल, क्योंकि एल्डिहाइड से बना। और अगर एक इन दोनों में से कोई एक OH होता और एक OR होता तो उसको अपन कहते हैं हेमी एसेटल। हेमी एसेटल, मुझे दोनों वर्ड बताने थे आपको, एसेटल क्या होता है और हेमी एसेटल क्या होता है। जो एसेटल लिखा ना आपने, अब अगर मैं एक ही कार्बन एटम के पास दो Cl लिखता हूं तो आप इसे बोलोगे जेमिनल डाइक्लोराइड, बोलोगे ना। तो मैं इसमें अगर दो R लिख लूं, OR लिख लूं तो कोई बात नहीं, जेमिनल डाइटर लिख दूंगा।
एसिटल इज अ जेमिनल डाईईथर। ये एसिटल है। अब अभी अभी आपने बताया कि अगर एक ही कार्बन एटम से जैसे दो OH अटैच्ड होते हैं तो वो अनस्टेबल होंगे, ऐसे ही दो और भी अनस्टेबल होंगे अगर मीडियम एसिडिक है तो। हाँ तो है ना मीडियम एसिडिक। डाइल्यूट HCl बोला ना आपने, तो डाइल्यूट HCl में तो थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि ईथर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो फिर इसका हाइड्रोलिसिस करो क्योंकि थोड़ा सा तो है एसिड उसमें। हाइड्रोलिसिस करो, इधर H होगा इधर OH होगा, तो अपन कहेंगे दो अल्कोहल बनेंगे और एक ही कार्बन पे दो OH बनेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर यहां थोड़े से अमाउंट में ये है तो थोड़ा सा तो रिएक्शन में बैकवर्ड बना ही सकता। द रिएक्शन विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन अगर मैं इसमें डाइल्यूट HCl मतलब वाटर एक्सेस में ऐड करता हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा और अपन क्या कहेंगे, एसिटल और हेमी एसिटल कन्वर्ट्स इनटू द रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है भाई, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे हमें यह पता चल गया कि एसिटल क्या होता है, तो आप बिल्कुल ऐसे रिएक्शन से ये भी लिख लो ना, RCR डबल बॉन्ड हो ट्राई HCl। प्लस R डैश OH कर लेता भाई, ये कीटोन है। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर ये कीटोन है तो आप क्या उसमें इस हाइड्रोजन की जगह आप R ग्रुप तो ले रहे हो, और उस हाइड्रोजन का क्या रोल था मैकेनिज्म में, कुछ भी नहीं। तो अपन कहेंगे ऐसे लिख दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ये लो भाई लिख दिया RCR, इधर एक OR डैश और इधर OH लो लिख दिया। तो अपन कहेंगे फिर मैंने इसको रिएक्ट करवाया तो ट्राई HCl एंड प्लस R डैश OH। तो अपन कहेंगे क्या उसमें ट्राई HCl से एक और OH हटा के एक और OR ऐड कर दूंगा, ये लो कर दिया। अब बताओ उसमें क्या, लेकिन इसको अपन बोलेंगे कीटन। वो क्यों, क्योंकि कीटोन से बना है। और इसको अपन बोलेंगे हेमीकीटन, क्योंकि जिसमें एक OH होगा और एक OR होगा उसको अपन बोलेंगे हेमीकीटल। लेकिन वो किससे बनना चाहिए, कीटोन से। लेकिन अगर एक OR बनाऊंगा एक OH होगा और बनेगा एल्डिहाइड से तो उसको हेमी एसिटल बोलूंगा। हेमी एसिटल, हेमीकीटल, दे आर अनस्टेबल। कीटल एंड एसिटल दे आर स्टेबल, बट वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते। बट इसको पहले से इक्विलिब्रियम में थोड़ा पानी डाल दो, वो रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें हाइड्रोलिसिस किसका पढ़ना था, इनका। तो अपन कहते हैं फिर इतना सारा ऐसा रिएक्शन क्यों पढ़ा दिया आपने, भाई एडिशन रिएक्शन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तुम्हें याद होगा मैंने टोलेंस रिएजेंट में ये वर्ड और ये वर्ड लिखा हुआ है और आपको बोला है टोलेंस रिएजेंट इज गिवन बाय हेमीकीटल एज वेल एज हेमी एसिटल। मुझे वो ग्रुप बताने थे, एक कार्बन होना चाहिए उससे OC मतलब O और फिर कार्बन, एक O और फिर हाइड्रोजन, फिर दो कार्बन होंगे, इट इज गोइंग टू गिव द टोलेंस टेस्ट, हेमी एसिटल एंड हेमीकीटल। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखते हैं वर्ड्स में। ये पार्ट मैं हटा रहा हूं और मैं इसमें अल्टीमेटली हमारे पास ये होना चाहिए कि एसिटल और कीटल्स क्या होता है। तो अपन यहां पर लिखेंगे पॉइंट्स
which we have to write. Acetals and ketals are stable, but on hydrolysis converts back into their respective aldehyde and ketones, respective aldehyde and ketones. दूसरा पॉइंट, हेमीएसिटल and hemiketal are unstable. अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है ये अनस्टेबल है, वो क्यों भाई? तो अपन कहेंगे देखो भाई, हेमीएसिटल में इट विल बी देयर प्लस, repulsion between the lone pair of oxygen माइनस है इफेक्ट ऑफ दिस। भाई ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है और दोनों के आपस में रिपल्शन भी है, इट विल बी अनस्टेबल। तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, वो टूट जाएगा। कौन लीव करेगा? वाटर लीव करेगा। बट मैं इनको स्टेबल बना सकता हूं, ये अनस्टेबल है, बट मैं इसको स्टेबल बना सकता हूं। कैसे? तो अपन कहेंगे देखो भाई, आपने कहा ये OR लोन पेयर, ये ऑक्सीजन का H, इसकी लिविंग एबिलिटी वाटर जैसे अच्छी होगी रादर देन अल्कोहल। आपने कहा इन दोनों के बीच में रिपल्शन की वजह से वो बॉन्ड दूर जाते हैं, मतलब रिपल्शन हो रहा है तो दूर भी जाएंगे, और माइनस इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। अगर इनसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए जाए तो, मतलब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं अपन कार्बन की तरफ, तब तो ये बॉन्ड छोटे हो जाएंगे ना, तब तो ये स्टेबल हो जाएंगे ना। तो अपन कहेंगे बनाओगे कैसे? कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं। ये लो, अब तो बन गया। इसका तो CH3 का तो बहुत ज्यादा माइनस इफेक्ट होगा, और माइनस इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा तो कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उनको इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर इस कार्बन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो फिर ये बॉन्ड छोटे हो जाएंगे, ये वाले बॉन्ड, और अगर ये वाले बॉन्ड छोटे होंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम स्टेबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब विड्रॉ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड छोटे हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करेगा। अब इसको एसिटल भी लिख सकते हैं, अपन कीटल भी लिख सकते हैं। एक तो अपन तब इसको स्टेबल बना सकते हैं, या फिर मैं ऐसे भी स्टेबल बना सकता हूं। अगर आप ऐसे बना रहे हो तो मैं इसको भी स्टेबल बना दूंगा। वो क्यों? आपने बताया ना इन दोनों में रिपल्शन होता है, अगर मैं इन दोनों को बहुत दूर कर दूं तो स्टेबलाइज हो जाएंगे। बहुत दूर कैसे किया? इन दोनों के बीच में 60 कर दिया ना, तो ऑब्वियसली बात है बाकी बचा हुआ इधर 300 डिग्री इन दोनों को ही तो है, कार्बन तो इधर आ गए 60 डिग्री में। तो अपन कहेंगे अगर मतलब इसके अनस्टेबल होने के जो रीजन बताए अपन ने, अपन को पता है भाई, हेमीएसिटल और हेमीकीटल अनस्टेबल होते हैं। अगर उनको स्टेबलाइज करना है, और अनस्टेबिलिटी का रीजन अनस्टेबल ड्यू टू वंडरफुल रिपल्शन। between oxygen atom and minus effect of OH and OR, ये दोनों रीजन अपन ले लेंगे। तो अगर मैं माइनस इफेक्ट को प्लस में कन्वर्ट कर लूं तो उसी से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है। कैसे?
उनसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं। तो ये बॉन्ड छोटे हो जाएंगे अगर ऐसे विड्रॉ होंगे तो फिर ये स्टेबल। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लो मेरे पास ऐसे क्या, मेरे पास ऐसे OH, इधर भी OH है, मतलब दो OH को स्टेबल कर सकते दो कैसे बना देते हैं, है ना। या CF लिख लो, कोई प्रॉब्लम, क्लोरीन होगा तब भी चलेगा, फ्लोरीन तो आई, क्या बन गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वन डबल रिपल्शन तो खत्म हो गया, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपने अभी भी बताया कि अगर इन दोनों में वन डबल रिपल्शन नहीं है, रीजन ये बॉन्डिंग एंगल बहुत ज्यादा हो गया, इधर 60 कर दिया ना, जो कार्बन कार्बन में 109.2 मिनट्स था, अभी इधर बॉन्डिंग एंगल बहुत छोटा हो गया, तो इधर क्या हो गया, दोनों काफी दूर हो गए, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दैट्स व्हाई दे बिकम स्टेबल। इधर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया अपन ने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लोरीन होता तब भी अपन बता देते, बिकॉज क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी होती है, इधर तो सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दिया, तो स्टेबल भी हो सकता है। अब मैं थर्ड पॉइंट लिख सकता हूं। तो थर्ड पॉइंट इज, अगर मैं इसको ना, इफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स और कीटोन, इसको अगर अपन रिएक्ट करें ना, दैट इज डायोल्स के साथ, ये तो 1,2 डायोल हो गया, 1,3 डायोल होता तो भी चलता, डायोल्स के साथ। ये 1,2 डायोल और 1,3 डायोल, 1,2 डायोल मतलब 1 कार्बन पे भी OH है, 2 कार्बन पे भी OH है, 1,3 डायोल्स। तो फिर क्या होगा ना, जैसे अपन दो बार अलग अलग मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल्स को ऐड कर रहे थे ना, अब यहां पर एक ही मॉलिक्यूल से अपन लिख सकते हैं, तो सीधे ही लिख सकते हैं अपन ऐसे, लो भाई ये क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन विल बी फास्टर, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको ड्राई HCl से रिएक्ट करो, यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। ये CH2 है, ये CH2 है, इसका OH और इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन है और इसके दोनों हाइड्रोजन हो गए और उसका ऑक्सीजन, व्हाट वी गॉट, वाटर हटा दिया और प्रोडक्ट लिख दिया, दिस विल बी कॉल्ड एज, इससे OC, इससे भी OC, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक C, देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक एसिटल। एसिटल क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड से बनाया, अगर कीटोन होता तो साइक्लिक कीटोन लिख देता। ये एल्डिहाइड से बनाया और साइक्लिक कीटोन बाय कीटोन्स। तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो विल गेट दिस ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आपने बताया तो COC को कैसे हाइड्रोलाइज करते हैं, इधर ऐसे लिखते हैं, डैश डैश डैश, इधर हाइड्रोजन इधर OH, डैश डैश डैश, इधर हाइड्रोजन इधर OH, वापस बन गया हाइड्रोलिसिस। ये साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटोन। अगर 1,2 डायोल 5 मेंबर ड्रिंक बना रहा है तो 1,3 डायोल 6 मेंबर ड्रिंक बनाएगा। 1,3 डायोल में क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, एक OH लिखेंगे अपन, इधर CH2, इधर एक और CH2, इधर एक और CH2 और इधर OH लिखेंगे, तो इधर ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड, इधर अपन लिखेंगे, इधर R, इधर R, इधर हाइड्रोजन आपने लिखे जो,
वाटर हटा देते हैं, लो भाई आई गॉट साइक्लिक कीटोन्स, क्योंकि कीटोन से बना है साइक्लिक कीटोन, ये 1,3 डायोल है। इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो अपन को पता है इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, वापस बन गया हाइड्रोलिसिस। ये डाइऑक्सिल है, ये प्रोडक्ट होगा, वाटर ऐड करो वो प्रोडक्ट होगा। This is the hydrolysis of hemiacetal, hemiketal, acetal and ketals. ये हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट। अब अपन डाउट्स कर सकते हैं, आपका चैप्टर खत्म। अब अपन पहले डाउट्स कर लेते हैं, क्योंकि वैसे एक और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था, ओपेनर ऑक्सीडेशन पढ़ना था अपन को, लेकिन वो तभी बताऊंगा जब तुम लोग पूछोगे, वरना अभी अपन नहीं करने वाले, ठीक है ना, वो रेगुलर क्लास में कर लेंगे। काफी दूर हो गई, अपन डाउट्स भी कर लेते हैं, क्योंकि मेन पार्ट तो अपना आज डाउट्स डिस्कशन के लिए था, ठीक है। तो अपन मेनली आज तो अपन को डाउट डिस्कशन करना था, तो वही करते हैं, अपन डाउट डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। बताओ भाई, निकालो, इलेक्ट्रो निकालते हैं पहले, इलेक्ट्रो के डाउट डिस्कशन करते हैं पहले। बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या डाउट्स हैं। सर एक डाउट है, पूछो। सर ORM1 ORM1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछना, अभी रुक जा, अपन ये कर लेते हैं। ORM1 कंसेप्चुअल डाउट है या कोई मतलब शीट से डाउट है? सर आपने एक रिएक्शन बोलो सर CH3CH2NH2 लिखो, बोलो। प्लस H2 ओके, आपने बताया था कि न्यूट्रल मीडियम में पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल हम नहीं लोग है न्यूट्रल, एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है कि बेसिक मीडियम में पॉसिबल है कि नहीं? है कौन से मीडियम में सर? दोनों में। तो कैसे बताया? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, हाइड्रोलिसिस लास्ट क्लास में ही बताया, अभी एस्टर को डिटेल में डिस्कस किया। और मीडियम अगर एसिडिक होगा तो इट बिकम्स अमोनिया, दैट इज अ वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर बेसिक मीडियम होगा तो नॉट इज अ बेस, इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, उसको हीट करके हटा देंगे। तो I'll get like this, then again I'll get like this। दोनों ही केस में मिलकर कैसे। हाँ समझा सर। बोलो भाई दूसरा, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट पूछो अपने, फिर बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं वो अपन करेंगे ना सारे डाउट्स। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट है बच्चे कर लें, पार्ट 1 पूरा हो गया था ना अपना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन बता देते हैं। हाँ तो ये बताया तो था, क्लास में बताया था ना लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बताया था मैंने, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख रहा है। हाँ तो ठीक है ना, अपन को पता है ना, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पे H2 होता है, कैथोड पे O2 होता है। दोनों के वॉल्यूम गिवन है, अगर दोनों के वॉल्यूम गिवन है तो चेक कर लो दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल है कि नहीं। जिसके इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं है वहां पर H2SO8 बना हुआ है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज सेम होने चाहिए। तो H2 के कितने इक्विवेलेंट्स है अपने पास, गिवन है। इसके इक्विवेलेंट्स है 9.72 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2 उसका n फैक्टर, ये इसके इक्विवेलेंट्स है। O2 के कितने इक्विवेलेंट्स हैं,
2.35 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 4, मेरे ख्याल से ये कम है उससे, तो अपन लिखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ O2 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ H2S2। ये लो भाई, आपके पास आंसर आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दो, बचा हुआ इक्विवेलेंट इसका है। गुड आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 कोई भी नहीं, एक मिनट रुको। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये अपन डिस्कस कर चुके हैं शायद, इसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपन। अब पहले मुझे ऊपर से देखने दो क्या पूछा है। तो पहले पूछा गया एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का 8th क्वेश्चन, पार्ट 1 का 13 बताया, पार्ट 1 का और कुछ नहीं था, पार्ट 2 के क्वेश्चन है। ओके, पहले मैं एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 पे चलता हूँ, पार्ट 1 अपना पूरा हो गया था। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा। चलो 1 को ही करते हैं। बट 1 में अपन को ये काफी सारे रिएक्शंस गिवन, आपको मतलब चिंता मत करना, जितने भी आपने लिखे होंगे वो सब बताऊंगा मैं, बस आप सुनते रहना और देखते रहना कि क्या क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं सीक्वेंस से ही बता देता हूँ ना जो पूछा है। तो पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 जो मुझे दिख रहा है मैं उन्हीं को बता देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है अपन को, बेस्ड ऑन द डाटा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। F2 is better oxidizing agent than H2X2O5, H2X6O6। तो दोनों का ई नोट देख लेते हैं, जिसका ई नोट ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नो भाई, H4X6 is a better oxidizing agent because उसके लिए ई नोट वैल्यू जो है, रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज्यादा है, तो वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहला वाला गलत हो गया। ओजोन इज कैन ऑक्सीडाइज Cl2, अच्छा ओजोन का SRP वैल्यू ज्यादा है क्या Cl2 से? यस, करेक्ट, ऑक्सीडाइज कर सकता है। ओजोन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2, करेक्ट। सी वाला ClO4 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इन बेसिक मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम, दैट्स रॉन्ग। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑलवेज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज बेटर इन एसिडिक देन इन बेसिक, सो इट्स रॉन्ग। तो अपन इसको गलत बता देंगे, वो तो हो ही नहीं सकता। फेरोसाइनाइड आयन कैन इजीली ऑक्सीडाइज ClO4 Ce+4, फेरोक्साइड आयन है कहां? अच्छा गिवन है अपन को, इट कैन इजीली ऑक्सीडाइज, गलत होना चाहिए। व्हाई इट इज सो? बिकॉज हमें SRP वैल्यू चेक करना पड़ेगा। फेरोक्साइड आयन इज इजीली ऑक्सीडाइज ClO Cr पॉजिटिव। अब इजीली ऑक्सीडाइज मतलब हो गया कि इजीली ऑक्सीडाइज मतलब इट शुड बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइज करेगा ना किसी और को, गलत। फेरोसाइनाइड आयन कैन बी इजीली, अच्छा ऑक्सीडाइज बाय लिखा है, ऑक्सीडाइज नहीं लिखा, ऑक्सीडाइज बाय, इट्स करेक्ट, क्योंकि जिससे ऑक्सीडाइज होना है, मैं किसी से ऑक्सीडाइज तभी होऊंगा जब उनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, और उनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा कब होगा? जब उनका SRP वैल्यू ज्यादा होगा। जिसका SRP वैल्यू ज्यादा, भाई जिनका SRP वैल्यू पॉजिटिव होता है, दे आर टोलेंस रिएजेंट, पेनेडिक सॉल्यूशन, स्वेलिंग सॉल्यूशन, भाई दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फेरोसाइनाइड आयन तो आपने लास्ट में लिखा हुआ है नीचे। दूसरा, ClO negative can oxidize Br negative and ClO3 negative in basic medium। ClO negative कहां पर गिवन है अपन को? अच्छा ठीक है, उसके लिए 0.89 गिवन है अपन को। इट कैन ऑक्सीडाइज Br negative, कहां पर है Br negative? Br negative, तो उसका SRP वैल्यू तो ClO का ज्यादा है Br negative से, हाँ ठीक है, इट्स करेक्ट। वो अब ClO3 भी नीचे ही है ना उसके, कहां पर? हाँ वो भी करेक्ट है, करेक्ट। Cerium+2 can oxidize Cl2 in acidic medium। Cerium+2 कहाँ है भाई? हाँ उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा है, सो इट कैन ऑक्सीडाइज Cl2। C+2 ऊपर है ना, हाँ क्योंकि SRP वैल्यू उसका ज्यादा है, इट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपने पूछा है पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 2 का 3 भी पूछा है, 3 भी बताते हैं। 3 and 8 है। 3 वाले में गिवन है एस्टिमेट द सेल पोटेंशियल ऑफ अ Daniell cell 1 molar Zn+2 and originally 1 molar copper after adding sufficient ammonia has been added in the cathode compartment to make ammonia concentration 2 molar at a given equilibrium state। ठीक है, ओके, बता देता हूं। तो अपन कहेंगे देखो भाई, उसने एक सेल बनाया, बना दिया अपन, यहां पर कॉपर है, यहां पर जिंक है, इसमें अमोनिया ऐड किया उसने, ये 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर था। इसमें अमोनिया ऐड करोगे तो कॉपर आयन जो होगा दैट विल रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स। आई थिंक रिएक्शन ऐसा देना चाहिए क्योंकि वही रिएक्शन होता है। मैंने रिएक्शन नहीं देखा है, एक बार अपन देख लेते हैं। हाँ, केएफ है ना अपन को, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है वो NH3 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स बनता है और इस कॉम्प्लेक्स गिवन है द केएफ इज इक्वल टू 10 की पावर 12। ठीक है, लगा देते हैं। क्या क्या लगाना है अपन को? आयनिक, ये 1 था। अमोनिया अपन को क्या करना है, वो कह रहा है कि अमोनिया हैज बीन एडेड टू द कैथोड कंपार्टमेंट टू मेक द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया 2 मोलर। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन अपन को 2 मोलर बनाना है, मतलब मुझे 2 + A लेना पड़ेगा। 2 मोलर बनाना है और 2 + A लेना पड़ेगा मुझे। तो अपन एक काम करते हैं, A ही ले लेते हैं कि चलो शुरू में मैंने इतना ऐड किया तो उसमें 2 मोलर इंक्लूड हो गया, ये टोटल ऐड करना पड़ा। में रिएक्ट करता है। अब इसको देख के तो ये लग रहा है कि जितना है ये सारा ही रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसको तो अपन को एक्सेस में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा इससे भी रिएक्ट करे और उसके बाद 2 मोलर भी रहे। तो ये तो नेग्लिजिबल होने वाला है, ये A-4x लिखने वाला हूं और ये मैं x लिखने वाला हूं और kf का इक्वेशन लिखने वाला हूं। सो kf इज इक्वल टू हो गया मेरे पास। अब आप चाहते हो, आपको एक बात पता है कि ये जो वैल्यू है ना, जो बचा हुआ अमोनिया है सोल्यूशन में, वो कितना होना चाहिए? 2 मोलर होना चाहिए। रख दो 2 मोलर। वो कितना है? x। ये कितना है? नेग्लिजिबल। ये कितना है? 2 मोलर। लो भाई, इसका पावर 4, ये हो गया। अब अपन कहेंगे अगर आपका रिएक्शन खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म, रिएक्ट कर गया, तो जितना ये था सारा ही तो रिएक्ट कर गया। वैल्यू ऑफ केसी ना पूरा रिएक्शन चेंज कर देता है। ये लो, मेरे पास कॉपर कंसंट्रेशन आ गया, ये 10 की पावर -12 गिवन है मुझे, 10 की पावर 12 गिवन है मुझे। तो कॉपर कंसंट्रेशन आ गया तो क्या करें? हाँ, तो वही तो पूछा है आपने। देखो क्या पूछा आपने कि भाई, पूछा है आपने कॉपर आफ्टर द अमोनिया एडिशन दिस द सेल रिएक्शन इज दिस। तो गिवन केएफ, तो फिर आफ्टर ये पूछा अपने एस्टिमेट द सेल पोटेंशियल, मतलब अब अपन को सेल पोटेंशियल बताना है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम होगा तो ई सेल तो 0 होगा। पहले 1.1 था, क्योंकि जब दोनों 1 मोलर ये 1 मोलर थे तो पहले 1.1 था। अब कितना है कैलकुलेट कर देते हैं, कितना होगा पता है ना अपन को। E cell naught will be equal to 0.0591 upon 2 into log of कॉपर आयन कन्वर्ट होगा और जिंक आयन में जाएगा। ये लो, अब ये एनोड और कैथोड के रिएक्शन अपने आप ही लिख लेना भाई। मेरे पास जिंक आयन में तो आपने कुछ ऐड किया नहीं था, वो तो 1 मोलर रहेगा। इसमें थोड़ी कुछ चेंज किया आपने। चेंज कहां किया? इसमें अमोनिया ऐड किया था। तो कॉपर आयन कितना है? कितना है कॉपर आयन? डाल दो और कैलकुलेट कर लो ई नॉट कितना हो गया। पहले 1.1 था, ये पूछा मुझसे, थोड़ा सा आयनिक लगाया उन्होंने, बस कैलकुलेट कर दिया आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को गिवन है, पहले मैं एक बार वो भी पढ़ लूं सो दैट कि वी नो दैट कि स्टूडेंट क्या क्या पूछ रहे हैं। एक्सरसाइज 1 पता नहीं, अभी भी एक्सरसाइज 1 पे अटके हुए हैं। सर डी ऑप्शन गलत दिया है पीछे आंसर में। ये डी ऑप्शन कौन सा आ रहा था अपन को? वो कैसे लिखा, कौन सा, क्या लिखा अपन ने, कैसे लिखा, क्या लिखा मैंने, कैसे? क्या लिखा है कैसे बताओ भाई, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा ये डी ऑप्शन किसका बोल रहा है? डी ऑप्शन गलत दिया हुआ, किसका डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है? तो आपको बताना पड़ेगा ना किसका डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। डी ऑप्शन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन था, एक मिनट है। हाँ, डी ऑप्शन में अपन को गिवन है फेरोसाइनाडाइन कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज बाय LiCO, हो जाएगा सीरियम प्लस, हो जाएगा लिथियम प्लस। हाँ तो गलत है ना, सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? लिथियम तो गिवन नहीं है ना, और अपन को पता है यहाँ पर लिथियम के वैल्यूज नहीं गिवन है ना, और लिथियम तो लीस्ट होता है। लिथियम तो -3.07 होता है, और फेरोसाइनाइड तो +0.36 है रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिथियम से कैसे हो सकता है? और लिथियम का डाटा नहीं गिवन है इसमें, तो लिथियम से तो नहीं हो सकता, वो तो गलत ही है। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सब में से अगर ऑप्शन बनाते हैं तो करेक्ट था। आप लिथियम लिखे, लेकिन लिथियम में इधर गिवन नहीं है लिथियम है, तो अगर लिखोगे तो अपन यूज करेंगे उसको। दैट्स रॉन्ग, लिथियम तो नहीं करते। लिथियम का तो सबसे कम होता है एसआरपी वैल्यू, उसके कंपैरिजन में बाकी सारे के सारे अच्छे होते रहेंगे, तो गलत ही है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा भाई, ए डैश मतलब ए कैसे लिखा? हाँ तो वैसे लिख लिया ना, कुछ तो अज्यूम करोगे ना कि कितने मोल्स डाले, मैंने कहा ए मोल्स ऐड कर दिए, लो भाई हो गया, मेरी मर्जी, मैंने ए मोल्स ऐड किए, और ए मोल्स उतने मोल्स हैं कि रिएक्शन करने के बाद भी 2 मोल्स बचे। ठीक है, ए मोल्स आपने ले लिए जो ऐड किया आपने, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। अब मैं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया मैंने, अब मुझे वापस को देखना पड़ेगा। रुको, अब क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 मैंने शायद बताया है लेकिन मुझे याद नहीं, अभी नहीं बताया 8 वाला, मैं पहले 8 वाला बता देता हूँ। अब इसको हटाते हैं। अब ना क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुम लोगों को? इफ द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज गिवन टू अस, वेरी गुड, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूजिंग दीज वैल्यूज, तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अबे एक बात बता, लैम्डा प्लस साइन प्लस लैम्डा ऑफ OH माइनस साइन चाहिए मुझे, कप्पा मुझे गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय H प्लस साइन आ गया, KW आ गया, ये ले। क्वेश्चन में करना क्या है, ये दोनों ही तो निकाल लें। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन तो है, क्या गिवन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन को। मोलर कंडक्टेंस गिवन है अपन को बेरियम हाइड्रोक्साइड HCl और बेरियम क्लोराइड, हाँ तो ठीक है ना, ये बनाना है, तो क्या करो भाई, H और OH बनाने ना, है ना, तो अपन क्या करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड HCl माइनस बेरियम क्लोराइड, ले बन गया। इसका OH और इसका H बचेगा, तो अपने पास क्या आ गया, ये वैल्यू अपन ने कितने लिखी, अब इसके 2 OH होंगे और 2 H होंगे, तो ये 2 H2O मान ले, और क्या, डिवाइड जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो एक H2O ये हो जाएगा, एक H2O के लिए आयनिक कंडक्टेंस। चलो कर देते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना गिवन है, 5.3 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, फिर प्लस ये अपन को क्या गिवन है, दैट इज गिवन टू अस इज
HCl को ट्वाइस कर देते हैं अपन, 2 इंटू 4.25 इंटू 10 के पावर -2, फिर तो ये भी आ गया अपने पास, माइनस कितना करना है, BaCl2 2.8 इंटू 10 के पावर -2, लो भाई ये आ गया। अब इससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे क्या, जो वैल्यू आएगा अपने पास इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, ये अपन को पर मीटर में गिवन है, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। और मैंने क्या कहा था तुमसे, अगर आपको मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो आप कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m लिखोगे, और अगर आपको मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू किसमें गिवन हो, मोलर कंडक्टेंस मीटर्स में गिवन हो, तो आप कप्पा बाय m लिखोगे। ये मीटर्स में है, ये मीटर में होगा तो इधर 1000 नहीं आएगा, इसको हटा देंगे। बस मैंने वही चेक किया, एक बार यूनिट भी तो चेक कर लूं, वरना क्यों पढ़ा था इतना सारा, यूनिट तो चेक करना पड़ेगा ना अपन को। बस वही गलती की होगी। अब इसमें क्या बचा हुआ है, प्लस माइनस करना है भाई, जो आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये वैल्यूज आ गई। यहां पर जो भी वैल्यू आए उसको डिवाइड बाय 2 करके यहां लिख देना। ये गिवन है, h प्लस साइन आया, KW हो गया x स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन। कर लोगे, नहीं आएगा फिर बता देना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 8 हो गया, अब मुझे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का, अरे एक्सरसाइज 1 क्यों पूछ रहा है, एक्सरसाइज पार्ट 1 का, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब डाउट है तो पूछेंगे भाई, डाउट में तो आप नहीं छोड़ सकते, एक्सरसाइज 1 भी है और पार्ट 1, उसी के लिए तो अपन ने क्लास लगाया है ताकि अपन अपने डाउट अच्छे से कर पाए। चुप जाओ। अब किसी ने अपन को क्या पूछा है, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का J1 का 2 और 3, तो J1 में कुछ गिवन है क्या, J1 का 2 और 3, पार्ट 1 के J1 का 2 और 3 कहां है मेरे पास, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का, अच्छा पार्ट 1, पार्ट 2 का G3 एंड J1, ठीक है, J1 तो अपन बता देंगे। अब रुको है, J1 बता देता हूँ पहले पार्ट 2 वाला बताता हूँ, ये हटा दूं ना, ये हो जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखोगे, मैं पहले J1 बता रहा हूँ पार्ट 2 का, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 J1 बता रहा हूँ पहले। तो J1 में अपन को गिवन है KOH को रिएक्ट किया आपने H2SO4 से, ठीक है, तो मैं इसको K2SO4 लिख दूंगा। क्या चाहते हो आप, इन कंडक्टिविटी सेल अपन को गिवन है 20 ml of KOH was titrated with 0.2 moles per liter of this in the conductivity cell. The concentration of KOH in the solution was, ठीक है। इसमें ग्राफ गिवन है अपन को, इधर वॉल्यूम ऑफ H2SO4 गिवन है और इधर अपन को ग्राफ ऐसे गिवन है और इधर अपन को गिवन है 15 ml, मतलब अपन को H2SO4 15 ml यूज करना है। इसका मोलारिटी मुझे गिवन है, इसके मिलीमोल्स कितने हो गए 20 इंटू मोलारिटी, M1 इसके मिलीमोल्स हो गए, जितने मिलीमोल्स इसके होंगे इसके मिलीमोल्स हाफ हो जाएंगे, मतलब 20 इंटू M1 इसके ये मिलीमोल्स हो गए। इसके साथ इसके कितने मिलीमोल्स रिएक्ट करेंगे, जितने मोल्स इसके हैं उसके आधे मोल्स। अब H2SO4 के मिलीमोल्स 20 इंटू M1 इंटू 1/2 है मेरे पास, और इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 कितना यूज हुआ, मोलारिटी मुझे गिवन है, M2V2 कर देता हूं, M2 इज 0.2 और V2 15 ml टू रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट। भाई M1 पूछा है अपन से क्वेश्चन में, देखो जरा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, M1 क्वेश्चन हो गया, तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अपन को पता तो ये एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है तो वॉल्यूम चेक कर लेते हैं कितना यूज हुआ H2SO4 का टू रीच द एंड पॉइंट।
मोल्स पर लीटर इज दैट इज यूनिट ऑफ मोलारिटी ना, बताएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। पार्ट एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का जी3 भी पूछा है, जी3 भी बताता हूँ आपको। जी3 में गिवन है विच इज नॉट करेक्ट मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर ये आयरन है तो इसका रस्टिंग मैं कैसे करूंगा? आइदर इस पे किसी का कोटिंग कर देता हूं, जैसे कार बनाते हैं तो कार पे किसका कोटिंग होता है? जिंक का। उस पे आयरन बॉडी होती है और जिंक की कोटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। या फिर पेंट कर देते हैं, ऑयल पेंटिंग, तो भी रस्टिंग नहीं होगा। चल देखते हैं क्या क्या करेक्ट मेथड है, विच इज नॉट द करेक्ट मेथड। गैल्वेनाइजेशन इज करेक्ट मेथड। कनेक्टेड टू सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सेक्रीफाइस करेगा अपने आप को एज कंपेयर टू आयरन, ठीक है चलेगा। मेकिंग मीडियम एल्कलाइन, मेकिंग मीडियम विच इज नॉट करेक्ट। भाई एसिडिक मीडियम में रस्टिंग बहुत फास्ट होता है, बिकॉज रस्टिंग इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आयरन को Fe+2 में कन्वर्ट होता है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है? कैटाइंस बनेंगे ना, और कैटाइंस का स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बात है किस में ज्यादा होगी? एसिडिक मीडियम में। कैटाइन है ना, कैटाइनिक पार्ट। तो रस्टिंग जो होता है वो एसिडिक मीडियम में, एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रस्टिंग। तभी तो अपन कहते हैं ना कि रस्टिंग, जो पॉल्यूटेड सिटीज होते हैं वहां रस्टिंग ज्यादा होता है। द रीजन इज वो पॉल्यूटेड गैसेस जो होते हैं, व्हीकल गैसेस और पॉल्यूशन इन द सिटी, उससे जो एसिडिक गैसेस होते हैं तो उससे रस्टिंग ज्यादा होता है। मॉइस्चर आएगा, रस्टिंग होगा। तो सी इज नॉट करेक्ट। एक्सरसाइज 1 में आपने पूछा है, अब एक्सरसाइज 1 के कोई डाउट होंगे ना? एक्सरसाइज 1 में J1 का, अच्छा ड्रॉ द कर्व, अच्छा ओके, उसमें कर्व ड्रॉ करना है, कर देता हूं। J1 में अपन को 2 और 4 का कर्व ड्रॉ करना है। एसिटिक एसिड विद NaOH, लो भाई, हो गया कर्व एसिटिक एसिड विद NaOH। पहले क्यों बढ़ रहा है ये? क्योंकि अपन इसकी जगह ये लिख रहे हैं, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट दिस। सर और जब पीछे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो एकदम से बढ़ेगा, क्योंकि वो NaOH की वजह से। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ वाला है NH4Cl इज टाइट्रेटेड विद NaOH। तो पहले अपन ये देख लेते हैं। NH4Cl NaOH, it will get converted into NH4OH plus NaCl। मतलब जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा। अब ये बनेगा तो इसके बनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी ये बनेगा इसकी वजह से कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से डिसोसिएट होगा ही नहीं। तो कॉमन एंड इफेक्ट होगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन ना, दीस टू। और बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज ही कहां होता है? ये तो डिसोसिएट ही नहीं होता है इसके प्रेजेंस में। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और जब ये सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे NH4Cl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो कंडक्टेंस उसका थोड़ा ऊपर लिख लेंगे और क्या, लेकिन रहेगा स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जब ये इसमें ऐड करूंगा ना तो NaCl बन रहा है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन NaCl बनेगा तो थोड़ा ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे ही आएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और क्या, लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा कि ऊपर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसकी जगह ये बनता जा रहा है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और उसके बाद NaOH की वजह से। दिस इज ग्राफ। तो बोलो। तो इसके का आंसर किया था, मतलब किस? दो एसिड्स के प्रेजेंस में ऐड करने वाला ग्राफ वो दिया है। हाँ तो लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है, ये लो। सब पहला वाला CH3COH, हाँ तो उसका आंसर में जो ग्राफ हमने दो एसिड्स के प्रेजेंस में NaOH डालेंगे वही ग्राफ दिया है एमसीक्यू में। नहीं,
अपन ये ग्राफ जो होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम अपन 0 लिखते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, ये ग्राफ यहाँ से शुरू होते हैं और वो डाइल्यूशन की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे बना के फिर ऐसे बना देते हैं, बहुत ज्यादा वैसे नहीं होता, ऐसे बना के फिर ऐसे बना देते हैं। लेकिन हमें इस पार्ट को ना नेग्लेक्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी अपन ने लिखा था ना, ऐसे अपन ने लिखा ऐसे, तो इस वाले पार्ट को, जो छोटा सा पार्ट इधर होता है ना, उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए अपन को। लेकिन अगर आप दो एसिड का ग्राफ बनाओगे तो अपन ऐसे बन, ये अपन के लिए दो एसिड का ग्राफ होगा, ये दो एसिड का ग्राफ नहीं होगा अपने लिए, ये दो एसिड का ग्राफ नहीं है, क्योंकि इधर जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जब ये जीरो वॉल्यूम होता है ना, वहां तक बताना ही थोड़े मुश्किल है ना। इसलिए तो अपन ने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट का कभी भी हम मोलर कंडक्टेंस एग्जैक्ट बना ही नहीं सकते, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही बता सकते, इसलिए वो ग्राफ नहीं है। हो सकता है वो वैसे बनाया हो, लेकिन इसका करेक्ट ग्राफ इज दिस ओनली। ये तो क्लास में ही बताया अपन ने। सो द करेक्ट ग्राफ विल बी दिस वन। Yes, sir. पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब रुको भाई, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चेक कर लेता हूं, मिल गया। हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस शुड बी लो एंड pH of the solution should be 0. No, it is wrong. Pressure should be 1 atmosphere and pH should be 0. ठीक है, concentration 1, log 1 will be 0. That is correct. अब pH लो प्रेशर अपन कितना कैसे बताएं लो प्रेशर? इफ इट इज मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो लो प्रेशर को अपन ने एक बार मतलब वंडरल गैसेस में पढ़ा हुआ है अपन ने, 1 to 10 इज कॉल्ड लो प्रेशर, इसलिए अपन फंस जाएंगे। कोई बात नहीं, उसमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर को लो प्रेशर अपन बोल सकते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन ए को गलत नहीं बोला, मैं उसे सही बोल सकता हूँ। In the reaction H2O2O3, H2O plus O2, H2O2 get oxidized to H2O. ऑक्सीडेशन हुआ, -1 से इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 बना, आई थिंक दैट्स करेक्ट। और उसका रिडक्शन हुआ, दैट्स करेक्ट। The absolute value of electrode potential cannot be determined. According to IUPAC convention, the standard hydrogen potentials pertain to oxidation reactions only. No, that is wrong. Which statement is correct? Absolute value of electrode potential cannot be determined. Absolute value तो अपन कैलकुलेट करते हैं, तभी तो अपन ई नॉट बोलते हैं। SHE में द प्रेशर शुड बी लो, उसको 1 एटमॉस्फेयर लिखता तो अपन उसको मान लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तो 1 एटमॉस्फेयर ही होना चाहिए, pH 0 पर मान लें। Why it is so? क्योंकि concentration of HCl is 1 molar, so H plus ion will be 1 molar, और 1 मोलर होगा तो ऑब्वियसली बात है log 1 0 लेंगे अपन। तो उसमें डाइहाइड्रोजन गैसेस लो, लो कितना, आपको 1 एटमॉस्फेयर ही लिखना होगा, तभी वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। सो आंसर इज बी। तो डी सी दिया ऑप्शन। तो पहला वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि लो प्रेशर थोड़ी होता है भाई, मैं 0.1 एटमॉस्फेयर ले लेता हूँ या 2 एटमॉस्फेयर ले लेता हूँ, लो प्रेशर नहीं होता स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, अपन को तो 1 एटमॉस्फेयर देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सी के लिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कभी कभी ऐसे स्टैंडर्ड कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं कि एग्जैक्ट स्टैंडर्ड कंडीशन बनाना मुश्किल है। जैसे अपन ने सारे कैलकुलेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, वो मैं भी सोच रहा था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है, लेकिन होता क्या है ना, अब मैं उसके लिए जैसे आपको एक और बात बताता हूं। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइसिस किया आपने,
NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं। अपन उस क्वेश्चन पे आएंगे, बट थोड़ी देर देखते हैं अपन, है जो मैं बता रहा हूं आपको। ये एक्वस NaCl है, अपन को पता है वाटर का रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन यहां लिबरेट होगा। अब ऑक्सीडेशन में हमें इन दोनों को चूज करना होता है, Cl या H2। अभी अपन क्या लिखते हैं, SOP ऑफ Cl, है ना। SOP ऑफ Cl अपन लिखते हैं, दैट इज 1.26 वोल्ट्स, 1.26 वोल्ट्स। और फिर अपन लिखते हैं SOP ऑफ H2O 1.30 वोल्ट्स। हम रिएक्शन लिखते हैं कि भाई Cl का रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज मुझे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जब मैं एक्वस Cl का ऑक्सीडेशन करूंगा ना, तो एक ऑप्शन में मुझे गिवन है Cl2 लिबरेट होगा, और एक ऑप्शन में मुझे गिवन है Cl2 के साथ O2 भी लिबरेट होगा। एक ऑप्शन में मेरे पास गिवन है O2 लिबरेट होगा, मेरा आंसर ये होगा। वन ऑप्शन। अपन कहेंगे ऐसा क्यों भाई, ये जो वैल्यूज है ना, ये आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट किया है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब परफेक्टली स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हो आप। और कभी भी किसी भी आयन को डिपॉजिट करने के लिए एग्जैक्ट उतना ही पोटेंशियल नहीं देना पड़ता है जितना उसका आप SRP वैल्यू या SOP वैल्यू लिखते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। अगर आप थोड़ा ज्यादा दोगे तो उसको कहते हैं ओवर पोटेंशियल, थोड़ा ज्यादा दोगे तो उसको बोलते हैं अपन ओवर पोटेंशियल। मतलब मुझे Cl को डिपॉजिट करने के लिए 1.26 तो थ्योरेटिकल है, आप किताबों में लिख के बोल सकते हो 1.26 देना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। प्रैक्टिकली अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको 1.26 से थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा तो 1.3 के पास आ जाओगे, तब तो वाटर का भी रिएक्शन होगा। तो जब भी हम Cl का रिएक्शन लिखेंगे ना, उसमें O2 भी लिखते हैं अपन, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे गिवन है तो फिर अपना आंसर Cl ही होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ऑप्शन अपन को ऐसे गिवन है जिसमें Cl है, और ये भी, तो अपन क्या कहेंगे, Cl, क्योंकि वाटर के आसपास Cl के अलावा कोई दूसरा आयन नहीं होता, इसलिए हम ओवर पोटेंशियल की बात भी किसी दूसरे आयन की नहीं करेंगे। ओवर पोटेंशियल की बात सिर्फ हम किस में करेंगे, Cl माइनस आयन में। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे ना, तो उसमें ऐसे बॉक्स में बना के 3 लाइन में ये सब लिखा हुआ है कि Cl में अपन ओवर पोटेंशियल कंसीडर करें। मैंने अब तक इसलिए बात नहीं की कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जिसका SOP वैल्यू ज्यादा है वो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, SOP लिखा अपन ने, SRP होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। जिसका SOP वैल्यू ज्यादा है वो पहले डिपॉजिट होगा। बट अभी अपन ने ओवर पोटेंशियल, और कोई भी दूसरा कोई भी आयन इधर वाटर के आसपास नहीं होता, उनमें अच्छा खासा 0.2 का डिफरेंस या 0.5 का डिफरेंस ऐसे होता है। 0.2 या 0.5 तक ओवर पोटेंशियल नहीं आएगा, ये तो 0.04 का डिफरेंस है, इतना तो पोटेंशियल से इजीली चेंज हो जाएगा। तो अपन क्या बोल रहे थे कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ E0 अपने लिए कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम का, ये बताना बड़ा मुश्किल है। जहां मैं खड़ा हूं वहां कितना है, जहां थर्मोमीटर लगा हुआ है वहां कितना है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन को एग्जैक्ट 1 मोलर बनाना मुश्किल है। तो उसने सी में जो लिखा था ना, वो एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहा था, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू। क्या बोल रहा था सी में? वो सी में द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो मैंने कहा भाई E0 लिखे तो होते हैं किताब में, लेकिन अपन ने SHE में कब पढ़ा कि लो प्रेशर होना चाहिए? SHE में तो आप साफ साफ कहते हो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई जब से अपन ने SHE यूज किया तब से कभी अपन ने उसका प्रेशर लिखा? अपन ने कहा 1 एटमॉस्फेयर है हाइड्रोजन गैस, कुछ भी मत लिखो वहां। लो प्रेशर नहीं पढ़ा अपन ने कि 0.5 टू 1.5 1.2, कौन सा लो प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए वो तो गलत था ही नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू को तो मैंने मान भी लिया सी वाले को, तो ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये भी करेक्ट है।
लेकिन अपन कहेंगे फिर ये ई नॉट आप देते क्यों हो अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो? ई नॉट तो देते ही हो ना, मतलब आप पूरा स्टैंडर्ड कंडीशन बना के बनाते ही होगे ना कुछ, लेकिन अपन लो प्रेशर कैसे लिख सकते हैं? वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। 1 एटमॉस्फेयर लिखना चाहिए। लो प्रेशर में क्या लो प्रेशर, 1 के आसपास बोलो तो भी मान लूंगा, वो तो बिल्कुल गलत था। सी भी ठीक होगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा तो अपन को बढ़ाना ही पड़ता है, लेकिन हम खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तब ना। कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से तो बता ही सकते हैं कि इसके नियर बाय आ जाएंगे। तो मोस्ट इनकरेक्ट विल बी द A1। सी भी बोल सकते हैं, क्यों? एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, उसमें ओवर पोटेंशियल तो आएगा, लेकिन ओवर पोटेंशियल का प्रॉब्लम उनको सिर्फ सीएल में आता है। ओवर पोटेंशियल मतलब कि इसके पोटेंशियल से थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल देंगे ओवर पोटेंशियल, तो उससे दूसरा रिएक्शन भी हो जाता है वाटर का। तो इसमें Cl2 के साथ साथ थोड़ा सा O2 भी आएगा हर बार जब भी, लेकिन ये सिर्फ Cl के साथ होगा, बाकी किसी आयन के साथ। दूसरा बताओ क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा। तो 4 में अपन आंसर ए लिखेंगे पहले, ए नहीं ए और सी दोनों टिक कर लेते हैं, उसको भी कैलकुलेट करना मुश्किल है। ओवर पोटेंशियल देख लेना। करेक्ट तो सी होगा ना? उसने क्या पूछा तुमसे? करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा? करेक्ट। करेक्ट पूछा। अरे यार ठीक है, सी वाला ही है और इनकरेक्ट ही तो है पहला वाला, इतना तो एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, सी वाला ही होगा। उसने करेक्ट पूछा ना, क्योंकि वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलो ठीक है, लेकिन ये ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट भी आ गया अपना, जो शायद किसी और क्वेश्चन में नहीं आ पाता है ना। ढूंढते रहना पड़ता, अपन को सोचना पड़ता कि यार वो ओवर पोटेंशियल कभी बताएंगे सर। आप बताओ, रुको अभी और भी तो है। 3, 5, अच्छा 5 भी पूछा एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का। 5 क्या है यार? 5 तो बता दिया। 9 में तो कंपैरिजन अपन ने क्लास में किया तो है, इट्स वेरी इजी ना। पोटेशियम पहला वाला कंपैरिजन मतलब मोलर कंडक्टेंस में पहला वाला करेक्ट, दूसरा वाला गलत, थर्ड वाला करेक्ट, डी वाला, बी वाला कैसे चेक किया बता सकते हो? ई वाला करेक्ट, बी वाला पोटेशियम H+। उसमें क्या बता दें? H+ आयन का किसी और कैटायन के कंपैरिजन में ज्यादा ही होगा ना। बोलो। बट वो आंसर शायद सही बी। नहीं तो बी वाला कैसे देंगे? पोटेशियम क्या क्या ज्यादा होगा H+ आयन से? Among all the cations, H+ ion has the maximum. H3O positive is H+. बोलो। मैंने काउंट किया तो मेरा बाकी 3 आए, बट बी भी शायद आएगा तभी 4 आ रहा है, बाकी मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो करेक्ट और रॉन्ग बोल रहा हूं, आप उसे काउंट कर लो। पहला वाला करेक्ट, दूसरा वाला रॉन्ग, सी वाला करेक्ट, डी वाला करेक्ट, ई वाला करेक्ट, एफ वाला रॉन्ग। कितने आए? अरे बोल तो। हाँ सर 4 आए, वो मैंने चार्ज काउंट कर लिया थी। साफ साफ बताया मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग में। अब बताओ पार्ट 3। नहीं अभी भी तो और है, अब हो गए, सारे ही हो गए होंगे मेरे ख्याल से। देख लेता हूँ मैं एक बार, रुक जाओ एक मिनट। एक्सरसाइज 1 पूरा डिस्कस नहीं हुआ है, अब तो हो गया। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का J234 ऐसे थोड़ी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा J234 आप ही कर दो। पार्ट 1 का J234, पार्ट 1 का G2।
एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का G2 कब्जा देखते हैं। पार्ट 1 में J2, J3, J4 कहाँ गिवन है? चलो तो पार्ट 2 देख रहा हूं मैं। मिल गया। भैया मेरे पार्ट 1 में J1 का J2, अच्छा J2 3 4 सब डिस्कस कर दिया अभी इसने पूछा था। फिर पार्ट 1 का G2 भी पूछा है। G2 भी अभी नहीं हुआ क्या? G2 तो कर लिया था यार अपन ने। E नोट ऑफ द सेल रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ तो बता दो ना क्या प्रॉब्लम है। E नोट ऑफ द सेल फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वो बता देना। भाई उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको माइनस कर देना और ऐड कर देना, आ गया। ये लो भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इसका ऑक्सीडेशन लिख लो 2 इलेक्ट्रॉन और इसका रिडक्शन लिख लो। प्लस इलेक्ट्रॉन OH माइनस है, लिख दो भाई, प्लस O2 भी होगा। ये लो तो आप उतने H प्लस एन ऐड कर लो। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, हो गया 3OH माइनस एन हो गया। 3OH माइनस एन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ये लो भाई रिएक्शन हो गया। अब लिख लो इसका ऑक्सीडेशन करना है, इसका रिडक्शन करना है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। इसमें क्या गिवन है अपन को? -12, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। तो अपने पास क्या करना है? उसका ऑक्सीडेशन 0.44 प्लस 1.23, ये लो हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख के रखो, है ना। अच्छा दूसरा, अब ये क्या था? अच्छा अभी भी है कुछ, एक मिनट है। पार्ट 2 का 5 समझा, J1 का एक्सरसाइज 1 का J1, पार्ट 1 का J1। अब J1 में क्या था? हाँ तो J1 में क्या लिखना है अपन को? 3 ही बता दो। अच्छा 2 और 4 तो हो गया था, 3 बताना है। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, HCN और वो। हाँ तो ठीक है ना, अपन ने लिखा तो था भाई क्लास में, अपन ने HCl और वो लिखा ना अपन ने एसिटिक एसिड, बिल्कुल वैसे ये बनेगा भाई। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का J1, अपने पास HCl है, HCN है और इसमें ऐड करने वाले हैं NaOH, तो ये वॉल्यूम ऑफ NaOH है। पहले कौन न्यूट्रलाइज होगा? HCl, उसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद कौन न्यूट्रलाइज होगा? ये, इसकी जगह बनेगा NaCN, इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसा आएगा, और उसके बाद NaOH की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, अपन ने HCl और एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया था, क्योंकि ये भी वीक एसिड, एसिटिक एसिड भी वीक एसिड, ये सेकंड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो? है ना, अभी भी समझ में नहीं आया तो बोल देना भैया नहीं समझा। चल फिर एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 भी अपना खत्म हो गया। अब आज इतना ही करते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम फिर अपन ऐसे ही क्लास लगा लेंगे, रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं, और अपन ऐसे डाउट क्लास लगा के ना, डाउट